बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीवेज ऑफ प्लेन्स, प्लेन का काटना। व्हेन एवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन दे डू सो अलॉन्ग डेफिनेट प्लेन्स। जब कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा जाता है, तोड़ा जाता है, तो मखसूस डायरेक्शन में या प्लेन में उनको तोड़ा जाता है। जिस तरफ मर्ज़ी काट लें ये मुनासिब नहीं है, एक मखसूस डायरेक्शन में उनको काटना मकसद होता है और क्लीवेज या काटना ज़्यादा इजी होता है। द प्लेन्स आर कॉल्ड द क्लीवेज प्लेन्स, और जिन प्लेन के अलॉन्ग उस सॉलिड को काटा जाता है उन्हें क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। दे आर इंक्लाइन टू वन एंड अदर एट ए पर्टिकुलर एंगल। ये जो प्लेन्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ एक मखसूस एंगल पर अरेंज होती हैं। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरी फ्राम वन सॉलिड टू एन अदर सॉलिड। और ये जो एंगल प्लेन के दरमियान होता है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बहरहाल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब एटम, आयन या मालिक्यूल तरतीब से जुड़ते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, तो फिर उनके अरेंजमेंट से जो हासिल होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनमें हर एटम की लेयर मिलकर एक तह बनाती है और इस तरह तहों के ऊपर तहें जुड़ती चली जाती हैं। अगर हम इनको अलोंग द लेयर काटेंगे, मीन लेफ़्ट टू राइट जो है वो लेयर की अरेंजमेंट है, इन प्लेन को काटना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह लेफ़्ट टू राइट जो है ये प्लेन की अरेंजमेंट है। और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे तो फिर हर प्लेन जो है वो तो अरेंज है हॉरिजॉन्टल, अगर हम उसे वर्टिकल काटेंगे तो मुश्किल होगा। इसलिए इन प्लेन्स को हम अलोंग द लेयर ही इजीली काट सकते हैं। तो यही जो अलोंग द लेयर प्लेन की अरेंजमेंट है, इन्हें क्लीवेज प्लेन्स कहा जाता है। तो देखें, ये जब 2 तहों को हम एक दूसरे से काटेंगे तो अलोंग द लेयर क्लीवेज होने से ऊपर वाली लेयर या प्लेन अलहदा हो जाएगी और नीचे वाली प्लेन जो है वो अलहदा हो जाएगी। ये है क्लीवेज ऑफ प्लेन अलोंग द लेयर। जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एनाइसोट्रोपी। सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन। कुछ क्रिस्टल जो हैं वो तब्दीली शो करती हैं, बदलती हैं। इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को तब्दील करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। यानी अगर एक डायरेक्शन में उनकी मिकदार ज़्यादा होगी तो दूसरी डायरेक्शन में उनकी मिकदार कम होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाएं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और इस अमल को हम एनाइसोट्रोपी कहते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जब कभी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, गर्म करने से किसी चीज़ का फैल जाना। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़, बिजली का गुज़रना या हीट का गुज़रना, आर समटाइम आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये बाज़ दफ़ा एनाइसोट्रोपिक होती हैं, मतलब ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्शन बदलने से बदलती हैं। इसकी रीज़न क्या है? द वेरिएशन इन दीज प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ की तब्दीली क्यों आती है या क्या वजह है? विद द डायरेक्शन बदलने से, इज़ ड्यू टू द फैक्ट द orderly arrangement of the particles in crystalline solids. Orderly arrangement of the particle in crystalline solid is different. चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है वो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। मिसाल के तौर पर यहाँ पिक्चर में जो देख रहे हैं, हमारे पास सॉलिड्स की
जो एटम्स, आइंस या मालिक्यूल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायग्राम से वाज़ेह है कि वो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट है उनकी। तो यहाँ जो लेयर्स बन रही हैं वो हमारे पास पार्टिकल की लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट से बन रही हैं, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इनकी अरेंजमेंट की। तो इसलिए अगर हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे अलोंग द लेयर्स तो उनकी मिकदारें कुछ डिफरेंट आएंगी, और अगर हम प्रॉपर्टीज़ परपेंडिकुलर टू द लेयर अप्लाई करेंगे तो उनकी वैल्यू या मिकदार कुछ डिफरेंट आएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज़ ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन एन अदर डायरेक्शन। तो ग्रेफाइट के अंदर यूँ एटम अरेंज हैं। अगर तो हम इसमें करंट अप्लाई करेंगे लेफ़्ट टू राइट मीन अलोंग द लेयर, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के पास होने के लिए यहाँ पर हमारे पास स्पेस भी है और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जब लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन ईजीली मूव कर जाएंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू ग्रेफाइट विल बी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यही चीज़ हम देखें कि इन लेयर्स के परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम करंट अप्लाई करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के गुज़रने का रास्ता नहीं है हमारे पास। रास्ते में कार्बन एटम हैं ग्रेफाइट के, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन उनसे हिंड्रेंस या टकराते रहेंगे और इस तरह इलेक्ट्रॉन का गुज़रना मुश्किल हो जाएगा। तो कम अज़ कम इलेक्ट्रॉन गुज़र पाएंगे, जिसकी वजह से अगर हम परपेंडिकुलर करंट अप्लाई करेंगे तो ग्रेफाइट से कम अज़ कम करंट गुज़रेगा, और अगर हम अलोंग द लेयर अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम करंट गुज़रेगा। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू ग्रेफाइट इज़ मैक्सिमम अलोंग द लेयर एंड इज़ मिनिमम परपेंडिकुलर टू द लेयर। इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ग्रेफाइट में से वो एक डायरेक्शन में ज़्यादा है और एक डायरेक्शन में कम है, तो लिहाजा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू ग्रेफाइट एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हुई। यहाँ पर हम इसी टॉपिक में एंड पे देख रहे हैं क्लीवेज ऑफ प्लेन्स इटसेल्फ इज़ एन एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर या प्रॉपर्टी। तो प्लेन का काटना जो है ये भी एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हमारे पास लेयर या प्लेन जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हैं, अगर तो हम इनको अलोंग द लेयर काटेंगे तो जस्ट हमें लेयर्स को एक दूसरे से अलहदा करना पड़ेगा, और अगर हम इनको काटेंगे ऊपर से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर टू द लेयर्स तो इनको काटना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ तो फिर हर लेयर को काटना पड़ेगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर लेयर को काटना पड़ेगा। तो हर लेयर को काटना डिफ़िकल्ट होगा। क्लीवेज परपेंडिकुलर टू द लेयर कम अज़ कम होगी, मिनिमम होगी, और पैरेलल काटेंगे तो जस्ट वी हैव टू सेपरेट द लेयर्स, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो लेयर्स इजीली जुदा हो जाएंगी। तो यहाँ प्लेन को काटना जो है वो एक डायरेक्शन में अलोंग द लेयर मैक्सिमम है और परपेंडिकुलर टू द लेयर मिनिमम है। तो यहाँ क्लीवेज भी एक डायरेक्शन में ज़्यादा है और दूसरी डायरेक्शन में कम है, लिहाजा ये भी एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिफ्थ प्रॉपर्टी सिमेट्री। सिमेट्री को हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे, द रिपीटिशन ऑफ फेसेस, एंगल्स आर एज। फेस का दोबारा रिपीट हो जाना, एंगल का दोबारा रिपीट हो जाना या कॉर्नर्स का दोबारा रिपीट हो जाना। व्हेन अ क्रिस्टल इज़ रोटेटेड, जब एक क्रिस्टल को रोटेट किया जाएगा, घुमाया जाएगा बाय 360 डिग्री अलॉन्ग इट्स एक्सिस। जब एक क्रिस्टल को 360 के एंगल पर हम रोटेट करें तो उसको रोटेट करने के बाद अगर उसके फेस वही दोबारा सामने आ जाए, एंगल वही दोबारा सामने आ जाएं और कॉर्नर्स भी वही दोबारा सामने आ जाएं, तो इसका मतलब इस सॉलिड या क्रिस्टल के अंदर ये प्रॉपर्टी जो होगी इसे सिमेट्री कहा जाएगा। अब ये जो सिमेट्री है ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की है, इन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं, और ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री,
यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये जो बुक है ये हमारे पास एक क्रिस्टल की एग्जांपल है। अब इस बुक को हम 360 के एंगल पर घुमाएंगे और फिर देखेंगे कि जो कॉर्नर है ये वाला, ये यहीं पर दोबारा आएगा, ये वाला कॉर्नर यहीं पर आएगा, ये वाला लोगो जो बना है इस कॉर्नर पर यहाँ आएगा, ये कॉर्नर इसी जगह पर आएगा और ये फेस दोबारा इसी तरह सामने आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको रोटेट किया 90 के एंगल पर। तो यूँ था, ज़ाहिर है हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल किया तो 90 के एंगल पर। फिर हमने इसे रोटेट किया 90 + 90 180 के। फिर हमने उस पर 90 रोटेशन और ऐड की तो ये 270 एंगल पर रोटेट हुआ। फिर जब हम इसे मज़ीद 90 पर रोटेट करेंगे तो ये 360 एंगल पर रोटेट हुई। और इस क्रिस्टल के रोटेट होने के बाद फिर देखें वही हमारे पास लेफ़्ट साइड जो थी उसी जगह पर, ये जो 11 इस राइट साइड पे लिखा था उसी जगह पर है, फेस वही वाला सामने है, लोगो जो है सी पोजीशन पर जो है ये वही अपनी जगह पर है और ये साइड अपनी जगह पर है। फेस भी रिपीट हो गए, कॉर्नर भी रिपीट हो गए, साइड भी रिपीट हो गई। तो इस प्रॉपर्टी को, जिसमें हम किसी क्रिस्टल को 360 एंगल पर रोटेट करें और उसके फेस, एंगल और एज रिपीट होना शुरू हो जाएं, इस प्रॉपर्टी को सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री 3 तरह की है। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इनको हम डायग्राम में यूँ समझेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाले डायग्राम, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें यूँ है कि अगर हम हर साइड को सेंटर से लाइन गुजारें, इस साइड के भी सेंटर से गुजारें, उस साइड के भी सेंटर से गुजारें, और अगर ये सारी लाइनें इस पूरी क्रिस्टल को बिल्कुल दरमियान वाले पॉइंट पर टच करें तो ये होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन में यूँ होगा कि इस क्रिस्टल की ऊपर वाली साइड को इस कॉर्नर जो उसके अपोजिट है उसकी नीचे वाली साइड से मिलाएं, इसके ऊपर वाले को उसके नीचे वाले से मिलाएं, इसके नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से। जब ऊपर वाले को नीचे वाले से मिलाएंगे तो प्लेन कट होंगी। तो प्लेन जब काटेंगे और प्लेन काटने से अगर ये सारी लाइनें इस क्रिस्टल के बिल्कुल सेंटर पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, टच करें, तो इसका मतलब है ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और तीसरी किस्म की है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ये है कि एक क्रिस्टल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस उस पर हैं, और अगर हम किसी एक्सिस के दरमियान जो है उसको इंटरसेक्ट करें दरमियान पे, और ये साइड भी दरमियान पे इंटरसेक्ट करें, ये भी करें, ये भी करें, सारी साइडें दरमियान पे इंटरसेक्ट करें और ये सारी लाइनें क्रॉस करें और ये इस क्रिस्टल के बिल्कुल सेंटर पे टच करें, तो एक्सिस को कट करने से जो आएगी वो होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल की हैबिट, आदत क्या होती है? द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज। एक ऐसी शक्ल जिसमें क्रिस्टल आमतौर पर बनती है, उस शेप को हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, NaCl जो है इसको हम जब भी बनाएं तो इसकी क्रिस्टल जो बनती हैं वो हमारे पास क्यूबिक शेप की होती हैं। इसकी चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई जो है ये बराबर होती हैं, तो एक चौरस से बॉक्स नुमा क्रिस्टल्स बनती हैं। हाँ, किसी का साइज़ छोटा, किसी का बड़ा, बट शेप सेम होगी। तो क्यूबिक शेप में हमेशा बनती है। इस NaCl को जितनी बार मर्ज़ी मेल्ट करके आप दोबारा इसे क्रिस्टलाइज करें या क्रिस्टल बनाएं तो हमेशा क्यूबिक शेप की बनेगी। चूँकि अब NaCl जो है वो हमेशा क्यूबिक शेप में ग्रो करता है, बनता है, तो लिहाजा क्यूबिक शेप जो है वो हैबिट ऑफ NaCl है, NaCl की हैबिट है, क्योंकि वो हमेशा क्यूबिक शेप में बनती हैं। जैसा कि क्रिस्टल्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करने पर क्रिस्टल बनना शुरू हो जाती हैं, ये बनती हैं। आर बाय स्लो कूलिंग ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस, या किसी लिक्विड सब्सटेंस को आहिस्ता आहिस्ता अगर ठंडा किया जाए तो क्रिस्टल बनती हैं। These are formed by growing in various directions। ये जब बनती हैं तो ये मुख्तलिफ सिमतों में बनती हैं, मतलब
अलॉन्ग एक्स एक्सेस हो सकती हैं, अलॉन्ग वाई एक्सेस बनना शुरू हो सकती हैं, तो रैंडम फॉर्म में भी हो सकती हैं, पड़ी हों। इफ़ द कंडीशंस फॉर अ ग्रोइंग क्रिस्टल्स आर मेंटेन, अगर क्रिस्टल के ग्रो होने की कंडीशंस को बरकरार रखा जाए, यानी टेम्परेचर, प्रेशर बरकरार रखा जाए, देन द शेप ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज रिमेन द सेम, तब क्रिस्टल की शेप हमेशा सेम रहेगी। इफ़ द कंडीशंस आर चेंज, और अगर कंडीशन बदल दी जाए, टेम्परेचर बदल दिया जाए, प्रेशर बदल दिया जाए, द शेप ऑफ क्रिस्टल में चेंज, तो उसकी शेप भी बदल सकती है। इसका मतलब है कंडीशन बदलने से क्रिस्टल की जो हैबिट या शेप है वो बदल सकती है। फॉर एग्जांपल क्यूबिक क्रिस्टल्स ऑफ NaCl बिकम नीडल लाइक, सोडियम क्लोराइड की बेसिकली जो क्रिस्टल हैं वो क्यूबिक शेप होती हैं, और अगर उसमें 10% यूरिया डाल दिया जाए एज ए इम्प्योरिटी, तो उनकी क्रिस्टल जो है वो नीडल लाइक हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्यूबिक शेप की क्रिस्टल हैं। जब NaCl प्योर होगा, इसका टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर होगा, तो इस पर ये हमेशा क्यूबिक शेप की बनेगी। और अगर हम इसमें 10% यूरिया डाल दें एज ए इम्प्योरिटी, तो क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल हैं इनकी शेप, ये लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में ये नीडल शेप्ड बनना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बदलने से भी क्रिस्टल की शेप बदल सकती है, प्रेशर बदलने से भी बदल सकती है, और इम्प्योरिटी के डाल देने से भी किसी कंपाउंड की क्रिस्टल की शेप या हैबिट चेंज हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का लफ्ज़ी मतलब है, आइसो का मतलब सेम और मॉर्फिज्म का मतलब शेप, मीन शेप सेम होगी। ये कोई ऐसा अमल होगा जिसमें शेप सेम होगी। क्या होगा ये अमल, इसकी डेफिनेशन क्या है? इज़ द फिनोमिनन, ऐसा अमल है इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो मुख्तलिफ सब्सटेंस या कंपाउंड होंगे, एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेकिन उनकी शक्ल सेम होगी, एक ही शक्ल में पाया जाएगा। ऐसा अमल जिसके अंदर दो मुख्तलिफ कंपाउंड एक ही शक्ल में क्रिस्टल बनाएं, इस अमल को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये जो डिफरेंट शेप होंगी ये एक दूसरे का आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ हम टेबल में देख रहे हैं एग्जांपल, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट दोनों की शेप जो है वो रोम्बोहेड्रल होती है। अब रोम्बोहेड्रल शेप कैसी होती है, ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास बनी हुई है। ये हमारे पास रोम्बोहेड्रल शेप की क्रिस्टल है। अब सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट दोनों जो हैं, उन दोनों की कंपाउंड डिफरेंट हैं, लेकिन उन दोनों की शेप जो है वो रोम्बोहेड्रल शेप बनेगी। और भी कुछ एग्जांपल हैं टेबल में। तो इसी तरह पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम क्रोमेट है, इनकी आर्थोरोम्बिक शेप की हैं, जो अगले पेजेस पे बनाई हुई हैं उसे हम देख सकते हैं। जिंक सल्फेट है, निकल सल्फेट है, इनकी भी आर्थोरोम्बिक, डू मीन आर्थोरोम्बिक हैं। और सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्यूबिक हैं दोनों की। कैल्शियम की, मेटल की और सिल्वर मेटल की क्रिस्टल की शेप क्यूबिक है। जिंक मेटल की और कैडमियम मेटल की हेक्सागोनल हैं। तो ये जो हैं कंपाउंड या एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी शक्लें सेम हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आखिर जब कंपाउंड ही डिफरेंट हैं तो फिर उनकी शक्लें सेम क्यों हैं? मसलन सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट डिफरेंट कंपाउंड है, तो फिर शक्ल क्यों एक जैसी है? उसकी रीज़न ये है कि इन कंपाउंड के एटम के बीच जो रेशो है, एटॉमिक रेशो, वो सेम है। मसलन एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, एक पोटाशियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, तो 1:1:3। दूसरे कंपाउंड में भी 1:1:3 की रेशो है। अगली तमाम एग्जांपल के अंदर या 2:1:4, 1:1:4, 1 और 1 की रेशो है। जैसे आखिरी एग्जांपल में जिंक एक एटम है, कैडमियम एक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 1 और 1 की रेशो है। तो एटॉमिक रेशो अगर सेम होगी तो इस तरह से जुड़ने की तरतीब भी सेम आएगी, और डिफरेंट कंपाउंड होने के बावजूद उनकी शक्ल एक जैसी होगी। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस लाइक नाइट्रेट एंड कार्बोनेट आर सेम। सिर्फ न्यूट्रल कंपाउंड और एलिमेंट की नहीं,
बल्कि अगर वो नेगेटिव आयन है और उनमें रेशो 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन की है, तो एटॉमिक रेशो अगर आयंस में भी सेम है तो उनकी शक्लें एक जैसी होंगी। तो लिहाजा कार्बोनेट और नाइट्रेट की शक्लें ट्राई एंगुलर प्लेनर हैं 3 नुकरों पर, और तमाम एटम एक ही प्लेन में है। जबकि सल्फेट और क्रोमेट जो है इनकी शक्लें दोनों की टेट्राहेड्रल है। इसमें भी रेशो 1 सल्फ़र 4 ऑक्सीजन 1 क्रोमियम 4 ऑक्सीजन 1:4 की रेशो है। लिहाजा इन आइंस में भी एटॉमिक रेशो सेम है, लिहाजा इन आइंस की भी स्ट्रक्चर दोनों की टेट्राहेड्रल है, सेम है।